हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हैप्पी हर्ष। तो आज की इस वीडियो में ना हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो इसी वीडियो में आपको करवा दूंगा, और जो सम्स होंगे वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में करवाता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि चैप्टर का नाम है आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन इक्वेशंस को बोला जाता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री होती है 2। जैसे कि एग्जांपल आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसमें देखो x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर x की हाईएस्ट डिग्री 2 ना हो, या 2 से कम हो, या 2 से ज़्यादा हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये एक इक्वेशन देखो, इसमें x की हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है आपको? 3, लेकिन 2 भी तो है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ उन्हीं इक्वेशंस को बोला जाएगा जिनमें हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, उसको पहचानेंगे कैसे। अब हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0। और इसमें जो a b c होते हैं, a b c आर रियल नंबर्स। जो ए बी सी होंगे वो रियल नंबर होंगे, लेकिन एक कंडीशन होती है कि a नॉट इक्वल्स टू 0। a कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता? 0 के इक्वल नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये होता है, देखो अगर मैं a की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा a 0x² प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू में 0। अब 0 को अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आ जाएगा 0 प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू में 0। अब एक बात बताओ, क्या इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट डिग्री 2 है? नहीं है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री 2 ही नहीं है तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। तो यही रीजन होता है कि a कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता? 0 के इक्वल नहीं हो सकता। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0। तो ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी थोड़ा क्लियर होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चल भाई, अब बात करते हैं अपन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लेता हूँ x² माइनस 3x माइनस में 10 इज इक्वल्स टू में 0। मैंने ये इक्वेशन ले ली। अब मेरे को इसके रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले बात समझो कि रूट्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि जो 5 है वो इस इक्वेशन का रूट है, जो 5 है वो इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब है कि अगर मैं वेरिएबल की जगह या फिर x की जगह 5 पुट करूंगा तो ये पूरी की पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल्स टू आ जाएगी राइट हैंड साइड के। ठीक है, रूट्स का मतलब समझो। रूट्स का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू हो जाए राइट हैंड साइड। ठीक है, इजी समझ में आ जाएगा। देखो x की जगह पे क्या रख दूंगा? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3, x की जगह 5 माइनस में 10 इज इक्वल्स टू 0। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 5 जा 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये 25 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 10 हो जाएगा माइनस का 25। 25 माइनस 25 0 इक्वल्स टू में 0। देखो इस इक्वेशन में x की जगह या फिर कहूँ वेरिएबल की जगह जो वैल्यू पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल्स टू आ जाए राइट हैंड साइड के, तो वेरिएबल की उस वैल्यू को रूट्स कहेंगे उस इक्वेशन का। और अब एक सवाल आता है कि किस इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, ये कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो देखो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे? 2। और ये जो मेन पंगा होता है ना, ये इन्हीं रूट्स के लिए ही होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व क्यों करते हैं? ये इन्हीं रूट्स को निकालने के लिए। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग अलग टाइप से सोल्व किया जाता है, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ ये रूट्स के लिए। तो तुम समझ सकते हो कि रूट्स कितने इंपॉर्टेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब प्रॉब्लम पता है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान सारे लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म सबको पता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है ये बहुत कम को आता है।
तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के ना मेनली 3 ही तरीके होते हैं, जिनमें पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन। और स्पेलिंग गलत हो जाए तो भाई कुछ कहना मत। फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन का ही दूसरा नाम होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा तरीका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम सिर्फ 3 ही तरीके से सोल्व कर सकते हो। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन की, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट भी है और आसान भी होता है और इतना लेंथी भी नहीं होता, बहुत इजी सा होता है, मतलब सारे कर लोगे तुम, ठीक। अब मैंने तुमको बता दिया कि रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के कितने तरीके होते हैं, ठीक है। तो अब उनको सीखते हैं। अब फैक्टराइजेशन में जो मेन तरीका होता है वो क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा होता है, यानी कि जो ए की वैल्यू होती है उसको मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, जो सी की वैल्यू है। अब अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -9 से तो कितना आएगा, -18, और मेरी मिडिल टर्म क्या है, 7। अब मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है इसका। तो देखो मेरे को इस 7 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो -18 आए, और जिनको प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 7 आए। इसके लिए एक तरीका होता है, देखो 18 के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं। 18 1 18, एक होता है 2 9 18, इसमें 9 2 नहीं लेना, वो एक ही बात है, 2 9 या 9 2 एक ही बात है। तो देखो इन दोनों में से किस में 7 का गैप है, ठीक है। तो देखो 18 और 1 में क्या 7 का गैप है, नहीं। क्या 9 और 2 में 7 का गैप है, हाँ। तो मेरे फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 9 जो है वो मेरे फैक्टर बन गए। अब मेरे को इनके साथ प्लस या माइनस का साइन लगा, ठीक है। तो देखो इनको प्लस या माइनस करने से मेरा प्लस का 7 आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करूंगा, 9 ले लूंगा प्लस का, 2 लूंगा माइनस का। तो देखो प्लस माइनस माइनस तो आएगा 7, वो भी प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ जो है वो प्लस का साइन है, ठीक है। तो 2 फैक्टर बन गए, एक तो प्लस का 9 और एक माइनस का 2। अब इसको इक्वेशन में पुट करें, जो पहला होता है उसको ऐसा कैसा लिखो, 2x² को 2x² लिखा, 7x के मैंने 2 फैक्टर बना दिए, क्या बनाए, एक तो प्लस का 9x, दूसरा बनाया माइनस का 2x, और एक -9 ऐसे का ऐसा लिखो लास्ट वाला, और पहले वाला ऐसा का ऐसा होता है। अब तुमको क्या करना है, इन 2 में से कुछ कॉमन लेना है और इन 2 में से कुछ कॉमन लेना है, जो भी कॉमन आएगा वही लेना है, ठीक है। तो देखो इनमें क्या कॉमन आता है, क्या 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2x, प्लस में यहाँ बचेगा 9, इनका कॉमन हो गया। अब इन दोनों का कॉमन की बात करते हैं। तो देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा प्लस का 9 इक्वल्स टू में 0। तो अब ये देखो हमेशा ये दोनों सेम होंगे, फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है उसमें ये जो अंदर बचता है कॉमन लेने के बाद में ये हमेशा सेम होंगे। इनमें से कोई एक पेयर उठा लो 2x + 9, और दूसरा पेयर मेरा बनेगा, एक तो ये जो पहले में कॉमन लिया x का x लिखा मैंने यहाँ पे, दूसरा इसमें कॉमन लिया -1, तो ये आ गया। अब ये अभी तक आए हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स, ये अभी तक रूट्स नहीं आए हैं। रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 2x + 9 इक्वल्स टू में 0 पुट कर देंगे, x - 1 इक्वल्स टू में 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1, और वहाँ पे आ जाएगा 2x, 9 इधर प्लस का इस साइड आके माइनस का 9, 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके हो जाएगा इसके डिवाइड में। तो ये होती है फैक्टराइजेशन मेथड। इसका एक और एग्जांपल मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से जाओ, 10-20 सेकंड पीछे करो, इसको फिर से देखो, ठीक है। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर मैं किस लिए बैठा हूँ। तो चलो फैक्टराइजेशन का ना तुमको दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ, जिससे शायद तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगी करना क्या है। तो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, x² - 3x - 10 इक्वल्स टू में 0। ये एक एग्जांपल मैंने लिया। मैंने क्या बताया था, अब x² के आगे देखो क्या है, अगर x² के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ इसका मतलब वहाँ पे 1 तो है ही, 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था,
एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लगा हो उसको मल्टीप्लाई करो जो लास्ट में टर्म होती है जो कांस्टेंट होता है। 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया -10 से, कितना आया -10, और बीच में क्या है जो मिडिल टर्म है मेरी वो क्या है -3। ठीक है, तो अब देखो 10 के क्या फैक्टर बन सकते हैं, एक तो 10 1 जा 10 होता है, एक तो 2 5 जा 10 होता है, यही दो बन सकते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। देखो अब इन दोनों में से किसके बीच में 3 का गैप है, क्या 10 और 1 में 3 का गैप है, नहीं है, मतलब ये तो मेरे फैक्टर नहीं बनेंगे। क्या 2 और 5 में 3 का गैप है, हाँ, तो मेरे फैक्टर क्या बनेंगे 2 और 5, क्या बनेंगे 2 और 5। अब किसको प्लस का लूं और किसको माइनस का, ये कैसे चेक करना होता है, तो देखो मेरे को चाहिए क्या, माइनस का 3 चाहिए बीच में, इन दोनों को अगर मैं प्लस माइनस करूं तो आना चाहिए माइनस का 3, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो आना चाहिए माइनस का 10। तो देखो अगर मैं 5 को लेता हूं माइनस का, 2 को लेता हूं प्लस का, तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा 5 में से 2 गए 3 आएगा, लेकिन माइनस का 3 है, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है और बड़े के साथ जो साइन होता है वही साइन लगता है, तो -3। तो मेरे दो फैक्टर बने, एक तो प्लस का 2x और दूसरा माइनस का 5। अभी भी अगर नहीं समझ में आए एक बार दोबारा देखो, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, दो फैक्टर क्या बने हैं, प्लस का 2 और एक माइनस का 5। तो देखो पहला ऐसे कैसे लिखो, 1x² का 1x² लिखो, बीच वाले के मैंने टुकड़े कर दिए तो इसकी जगह ये फैक्टर लिखूंगा, प्लस का 2x माइनस का 5x, और आखिरी ऐसे कैसे -10 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेता हूँ, जैसे कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ x आ रहा है और कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं आ रही। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x आ रहा है, तो वहाँ पे 1x² में से x कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा x प्लस में, इसमें 2x था, x मैंने कॉमन ले लिया, बचा सिर्फ 2। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के साथ माइनस है, सबसे पहले माइनस कॉमन आ गया। अब 5 दोनों में है, मतलब 10 जो 10 है वो 5 की टेबल में आता है, तो मैंने 5 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे -5x में से मैंने -5 तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ पे था 10। अब 10 जो है 5 की टेबल पे कितने पे आता है, 2 पे, तो मैंने लिख दिया 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो दोनों सेम है, इनमें से कोई एक उठा लो, x + 2 मैंने उठा लिया, और दूसरा क्या हुआ x - 5, x - 5। अब ये जो मेरे बने हैं, ये बने हैं मेरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स, अभी भी रूट्स नहीं है। रूट्स कैसे निकलते हैं, जब हम इन फैक्टर्स को इक्वल्स टू में 0 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे -5 इस साइड आके प्लस का 5, ये यहाँ पे प्लस का 2 है, बॉर्डर पार करेगा तो माइनस का 2। अब मेरे दो जो रूट्स है वो क्या आए, -2 और प्लस का 5। ठीक है, तुमको शायद अभी समझ में आ गया होगा। और फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अब मैंने तुमको करवा दिया है, तो अब मैं तुमको करवाऊंगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तुम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से कैसे निकालते हो। तो दूसरा हमारा स्टेप होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को समझना। ठीक है, तो चलो अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो होता क्या है, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, -b + -√b² - 4ac बाय में 2a। अब ये ABC क्या है भाई, ठीक है, ABC क्या है, तो याद करो मैंने तुमको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = में 0। तो ये जो ABC है वो यही ABC होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वही इक्वेशन ले लेता हूँ, मैंने जो अभी तुमको करवाई थी। इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी x² - 3x - में 10 = में 0। अब देखो इसमें सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, जो भी x² के साथ लगा होता है, देख x² के साथ क्या लगा a, तो यहाँ पे x² के साथ क्या है 1। b की वैल्यू क्या है, x के साथ जो भी लगा होता है वो b होता है, तो x के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है -3, तो b की वैल्यू होगी -3। जो अकेला है, जो कांस्टेंट है वो क्या है -10, तो c की वैल्यू क्या होगी -10।
10। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू को तुम पुट कर दो, तुम्हारे दो जो रूट्स होंगे वो आ जाएंगे। इसको समझो ध्यान से, देखो माइनस का माइनस, बी की जगह मैं क्या रखूंगा, -3। कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ वैल्यू रखते जाओ, पहले स्टेप में यही करो। अब बी की जगह क्या रखूंगा, -3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, ए की जगह रखूंगा 1 और सी की जगह रखूंगा -10। सही है, बाय में 2 और ए की जगह रखूंगा 1। यहाँ तक समझ में आ गया तो है हो। एक एक स्टेप करके समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 3 प्लस माइनस, देखो -3 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 9, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और ये देखो 4 1 जा 4, और 4 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, माइनस का 40, बीच में माइनस था, माइनस लगाया, 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, माइनस इसलिए लगाया अंदर भी क्योंकि 10 के साथ माइनस था, बाय में 2 1 जा 2। अब देखो 3 प्लस माइनस 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, बाय में 2। अब 3 प्लस माइनस ये आएगा अंदर 49, बाय में 2। अब 49 का अंडर रूट, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। तो ये देखो 3 प्लस माइनस 7 बाय में 2। अब तुम्हारे ये दो रूट्स आने वाले हैं। अब प्लस माइनस का करना क्या है, इन दोनों को बस अलग अलग लिख दो। अब एक साइड में प्लस का ले लो, एक साइड में माइनस का, तो 3 प्लस 7 बाय में 2 और एक साइड माइनस का, 3 माइनस 7 बाय में 2। तो 3 प्लस 7 10 बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो एक तो मेरा रूट आया 5, दूसरा प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा माइनस का 4 बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आया माइनस 2। एक रूट आया मेरा प्लस का 5, दूसरा आया माइनस का 2। तो तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बस याद रखना है और ये सबसे इजी होता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू निकालो और उसमें पुट कर दो, सिंपल। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि जो लास्ट मेथड होता है, जो कि होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और इसके बाद में आपके तीनों मेथड जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के वो कंप्लीट हो जाएंगे। पहला हमने किया फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, दूसरा हमने किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब तीसरा है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो चलो इसको अब हम जल्दी से समझते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 9 इज इक्वल्स टू में 0। मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब इसमें देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर तुमको यूज करना है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन होती है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 2 है। अब वो 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा। इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से इक्वल्स टू में इस 0 को भी 2 से डिवाइड किया, तो ये इससे कट गया, बाकी कोई कटता नहीं है। तो ऐसा कैसा रहेगा, तो ये बनेगी इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस में 7/2x माइनस में 9/2 इक्वल्स टू में 0/2 इक्वल्स टू होता है 0 पे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इधर 9/2 माइनस में है और बॉर्डर पार करते ही हो जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू में आएगा 9/2। तो अब दूसरा रूल आता है। पहला रूल ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर कुछ हो तो उसी को पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका होता है, जो भी अब एक्स के साथ लगा हुआ है उसका हाफ करके उसी का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो। 7/2 का हाफ करता हूँ मैं, 7/2 का हाफ क्या होगा, 7/4। अब 7/4 का स्क्वायर करके लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दो और राइट साइड में भी ऐड कर दो, तो अब ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x। अब 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड, 4 का स्क्वायर इस साइड ऐड कर दिया, इक्वल्स टू में 9/2 प्लस में 7/4 का स्क्वायर इस साइड भी मैंने ऐड कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab।
तो ये बनेगा x प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में ये आएगा 9/2 प्लस में 7 का स्क्वायर 49 बाय में 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसको नॉर्मली सोल्व करना है। अब हमको 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा, इनका एलसीएम लेके हम इनको ऐड कर देंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 16। अब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 8 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 प्लस में इधर आएगा 49। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसका हाफ इधर करता है, ये बनेगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 121 में 16। अब स्क्वायर अगर इस साइड आएगा तो ये बन जाता है अंडर रूट, तो ये बनेगा 121 में 16, तो हो जाएगा x प्लस 7/4 इक्वल्स टू में ये आ जाएगा प्लस माइनस 11/4। तो ये अब x की वैल्यू निकालनी होती है, तो प्लस माइनस 11/4 माइनस 7/4। ठीक है, तो अब ये देखो, इसको सिंपली एलसीएम लेके हम सोल्व कर लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, अब ये देखो प्लस माइनस दोनों हैं, तो अब एक एक करके करेंगे। एक बार करेंगे प्लस का 11/4 माइनस 7/4 और इस साइड करेंगे माइनस 11/4 माइनस 7/4। तो देखो ये एलसीएम आएगा 4, वहाँ पे आज 11 माइनस 7, ये क्या हमने 11 में से 4 गए, 4/4 ये आ जाएगा 1। और यहाँ पे क्या आएगा 4 एलसीएम आ गया मेरा, तो माइनस 11 माइनस 7, तो ये आ जाएगा माइनस 18/4। कितने पे कटेगा ये, इसका आएगा 2 पे ये करा और ये आ जाएगा 9, तो इसका एक आंसर आएगा 9/2। तो अब हमारे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से 2 रूट्स आए, एक तो मेरा रूट आया प्लस का 1 और दूसरा मेरा रूट आया माइनस 9/2। तो आई होप आपको अब ये मेथड समझ में आ गया होगा। इसमें 2-3 चीज़ें ही ध्यान रखने वाली है। उसमें एक चीज़ है कि एक्स स्क्वायर हमेशा अकेला होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी एक्स के साथ लगा हो उसका हाफ करके उसी का स्क्वायर लेफ्ट साइड में ऐड करो, उसी का स्क्वायर राइट साइड में ऐड करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी सम्स हैं मैं आपको वो अगली वीडियोस में करवा दूंगा। और हम इस चैनल पर 10th क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।